आप सुन रहे हैं माई डेडली डेविल लव, जिसके राइटर हैं उदय कश्यप, और उनकी इस जुनूनी कहानी को आवाज दी है नितिका चौधरी यानी कि मैंने। अधिराज की करीबी, उसकी आवाज़, उसके हाथों की छुअन और उसकी उन हेज़ल आंखों की तपिश सब मिलकर आर्या को बेचैनी के सागर में धकेल रहे थे। किसी के करीब होने से ऐसे एहसास होने लाजमी थे, मगर उस करीबी में खुद भी गुम हो जाना ये कहीं से भी लाजमी नहीं था। आर्या का कुछ यही हाल था। जहां एक ओर उसे अधिराज की करीबी बेचैन कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर उसका दिल उसकी करीबी में सुकून पा रहा था। आर्या बिना किसी भाव के अधिराज को देख रही थी। तभी एक बार फिर उसके कानों में वही आकर्षक आवाज आई। अधिराज उसके चेहरे के करीब आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर सर्द आवाज में बोला, बताओ डॉल, क्या अपना वक्त मेरे नाम करोगी? अधिराज की सर्द आवाज सुन उसकी आंखों में गुम हो चुकी आर्या अपने होश में आई और अपनी नजरें झुका दिल में दबी अनकही तकलीफों को महसूस करते हुए धीमी आवाज में बोली, वक्त नाम करने के लिए वक्त होना भी तो ज़रूरी है सर। इस लेखिका के पास सब करने का वक्त है, मगर वादे पूरे करने का वक्त इसके पास नहीं है। आर्या के कहे इन शब्दों में मौजूद दर्द के एहसासों को उस बेदिल माफिया के दिल ने महसूस कर लिया था, जो महसूस कर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बेचैनी और तड़प ने उसे घेर लिया। उसने आर्या को उसके कंधों से पकड़ा और उसके चेहरे की खूबसूरती में डूबते हुए अपनी जुनून व सनक भरी आवाज में बोला, एक वादा मुझसे करके तो देखो, दिल क्या रूह भी पूरा करने को मजबूर हो जाएगी। आंखों की गहराइयों में एक बार झांक कर तो देखो, दिल में जितने दर्द छिपे हैं तुम्हें उन सब से राहत मिल जाएगी। अधिराज के कहे इन शब्दों ने आर्या के बदन में एक सिरहन पैदा कर दी। दिल तो पहले से ही बेचैन था, अब तो रूह भी बेचैन हो गई। उसने तुरंत ही अपना चेहरा ऊपर किया और बेहद गहराई से उसकी आंखों में देखने लगी। सच में अधिराज की उन हेजल आंखों में देखते ही आर्या का दिल, जो अभी दर्द से तड़प रहा था, उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जिसने उसे उन आंखों में कुछ और देर के लिए गुम हो जाने पर मजबूर कर दिया। आर्या और अधिराज दोनों एक दूसरे की आंखों में खो चुके थे। आर्या की वो हरी आंखें लूसीफर को उसका दीवाना बना रही थी। आर्या, जिसने पहले ही अपना दिल किसी और के नाम कर दिया है, उसके दिल में भी अब अधिराज की उन आंखों को देख कुछ हो रहा था। दोनों एक टक एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे, क्योंकि आंखों में यूं खो जाना दोनों के ही बेचैन दिलों को काफी सुकून पहुंचा रहा था। इसी बीच आर्या को बीतते वक्त का याद आया और वो तुरंत ही उससे दूर हो गई। उसने अपने हाथ में मौजूद कागजों को अपने पर्स में रखते हुए एक नज़र अधिराज की ओर देखा और मुस्कुराते हुए उसकी आकर्षक और सुकून भरी आवाज में बोली, अच्छा, अब मैं चलती हूँ सर। एक्चुअली कल मेरा अवार्ड शो है, जिसके लिए मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है, और रही बात वक्त की, तो आज तो बिल्कुल नहीं है, मगर आपसे वादा करती हूँ कल अवार्ड शो के बाद मेरा पूरा वक्त सिर्फ आपका होगा। वैसे भी आपने मुझे 2 बार गिरने से बचाया है, ऐसे में आपकी बात को मानना तो मेरा फ़र्ज़ है। फ़िलहाल मैं चलती हूँ, बाय, गुड नाइट। इतना कहकर हमारी शब्दों के मलिका ने अपने क्यूट क्यूट हेजल आइज वाले सर को देखकर एक प्यारी सी मुस्कान दी और फिर कैब की ओर बढ़ गई। अधिराज, जो अपनी डोल, अपनी जाना को देख दूर से अजीब सी तड़प को महसूस कर रहा था, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उन पलों को याद कर जब आर्या उसके सीने पर थी, जुनून और दीवानगी भरी आवाज में बोला, आज तुम्हें खुद से दूर जाने दिया है, जाना तो सिर्फ इसलिए ताकि हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें अपने पास ला सकूं। इश्क है या पागलपन मुझे नहीं पता, मगर इतना पता है कि ये जो कुछ भी है सिर्फ तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए। इतना कहकर उसने अपनी आंखें खोली और पूरी शिद्दत से हिरने की चाल चलती अपनी मासूम डोल को निहारने लगा। आर्या, उसे तो एहसास भी नहीं था कि आज की रात वो क्या कर गई है। अपनी मासूमियत और दिल जीत लेने वाले अंदाज से एक बेरहम और हैवानियत से भरे हैवान को अपना दीवाना कर गई है। न जाने लूसीफर अपनी डोल को पाने के लिए किस किस हद तक जाएगा, मगर इतना ज़रूर मालूम है कि ये माफिया माफियाओं की इस महफिल में एक बहुत बड़ा नाम बन जाएगा। आर्या कैब के पास आई और जैसे ही कैब का दरवाज़ा खोलने लगी, वैसे ही उसकी नज़र कैब के शीशे पर गई।
जिसमें वो बेरहम माफिया जो उसे बेहिसाब जुनून, सनक और दीवानगी से निहार रहा था, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। मगर आर्या को हैरानी उससे या उसकी निगाहों से नहीं, बल्कि उसके कपड़ों पर लगे लाल निशानों से हो रही थी, जो दिखने में बिल्कुल खून की दाग जैसे थे। अब जैसे क्या खून के दाग ही तो थे। इस दृश्य को देख आर्या तुरंत पीछे मुड़ी और अधिराज को देखने लगी। एक बार फिर दोनों की आंखें आपस में टकरा गई। अधिराज ने अपनी जेब से सिगरेट और लाइटर निकाला और उसे अपने होठों के बीच रख उतने ही जुनून से अपनी डोल को निहारते हुए उसके कश लेने लगा। अधिराज का दिल धक धक कर रहा था, न जाने क्यों, लेकिन अब उसे दाल में कुछ काला होने का अंदेशा हो रहा था। वो अभी इसके बारे में सोच ही रही थी कि उसके कानों में कैब ड्राइवर की आवाज़ आई, जो गाड़ी का हॉर्न बजाते हुए बोला, मैडम जल्दी बैठिए वरना जाम में फंसना पड़ सकता है। ड्राइवर की बात सुन आर्या ख्यालों के भंवर से बाहर आई और एक नज़र अपने पीछे मौजूद उस शख्स को देख चुपचाप कैब में बैठ गई। उसके कैब में बैठते ही कैब स्टार्ट हो गई और वो लोग होटल के लिए निकल पड़े। आर्या, जिसके दिमाग में अधिराज और उसके शर्ट पर लगे खून के निशान घूम रहे थे, अचानक ही उसको उन पेपर्स का याद आया जिनमें उसके लूसीफर की जानकारी और उसकी तस्वीर थी। आर्या ने तुरंत ही पर्स में से पेपर निकाले और उन्हें देखने के लिए लगी, मगर उन सभी पेपर्स में से एक भी उसे लूसीफर की तस्वीर न मिली। ये देख आर्या बेचैन हो उठी। एजेंट ने तो कहा था कि पेपर्स में इंफॉर्मेशन के साथ साथ लूसीफर की तस्वीर भी है, लेकिन इसमें तो तस्वीर है ही नहीं। आर्या अपने पर्स को खंगालते हुए बोली, मगर उसमें उसे कुछ नहीं मिला। ये देख आर्या को बेहिसाब गुस्सा आया और उसने बिना देर किए तुरंत ही एजेंट को कॉल मिला दिया। एक ओर जहां वो मासूम शब्दों की मलिका उस एजेंट पर बरस रही थी, तो वहीं दूसरी ओर वो हैवान आंखों में और सनक लिए दीवानगी लिए समुद्र के किनारे लेटकर आसमान में मौजूद चांद को निहार रहा था। उसकी आंखों में दीवानगी का नशा साफ झलक रहा था, और झलके भी क्यों ना, आखिर माफियाओं की मोहब्बत का दूसरा मतलब होता ही दीवानगी है। अधिराज ने आसमान में मौजूद चांद को निहारते हुए वहीं किनारे पर मौजूद एक नुकीला पत्थर उठाया और उसे अपने खुले सीने पर जिस पर बाज का टैटू बना हुआ था, बड़ी ही बेरहमी से चलाने लगा, जैसे मानो उस पर कुछ उकेर रहा हो। उसके सीने से खून पानी की तरह बह रहा था, मगर उस हैवान के उस आकर्षक चेहरे पर दर्द की लकीरें ही नहीं थी। वो तो बस अपनी डोल का नाम लेते हुए खुद के साथ बेरहमी कर रहा था। अपने सीने पर अपनी डोल का नाम लिख वो माफिया उठकर बैठ गया। कुछ देर बाद वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपनी वही जुनून भरी चाल चलते हुए समुद्र की ओर बढ़ गया, खुद के जिस्म के साथ थोड़ी और बेदर्दी करने लगा। अब ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि समुद्र के पानी में नमक होता है, और जब नमक किसी भी घाव पर लगता है तब क्या होता है, ये आपको भी मालूम होगा। तो फिर खुद ही बताइए कि ये जानने के बाद भी ऐसी हरकतें करना, खुद के साथ बेरहमी करना नहीं कहलाएगा तो फिर भला और क्या कहलाएगा। मगर इस वक्त उस माफिया के सिर पर उसकी जाना का नशा चढ़ा हुआ था, जो इस सब से कई गुना ज्यादा गहरा था। अधिराज पानी में आया, उसने खुद के जिस्म पर मौजूद शर्ट को खुद से अलग कर दिया और चेहरे पर बेहिसाब दीवानगी और सनक लिए अपने सीने पर वो पानी डालने लगा। इसी प्रक्रिया को 8 से 10 बार कर वो पानी के और अंदर चला गया और अब बस एकटक उस चांद को निहारने लगा। उसके गीले बालों से पानी टपक रहा था, जो उसके आकर्षक चेहरे से होता हुआ उसके उस कातिल और मर्दाना सीने पर आ रहा था, जिस पर उसने अपनी मोहब्बत का नाम उकेरा था। उसकी वो हेजल आंखें दीवानगी और जुनून से चमक रही थी, जो इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि वो बेरहम माफिया पूरी तरह से उस मासूम के लिए पागल हो चुका है। अधिराज ने बड़े ही कातिल अंदाज में अपने बालों में हाथ फेरा और फिर चांद को अपनी उन दीवानगी भरी निगाहों से रूबरू कराते हुए जुनून भरी आवाज में बोला, सोचा था इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जिसके लिए ये अधिराज सिंह राणावत तड़पेगा, जिसके लिए खुद को फना करने पर मजबूर हो जाएगा। मगर अफसोस, मैं गलत था। इस दुनिया में कोई है जिसके लिए तड़पने को मन करता है, जिसके लिए खुद को फना करने का मन करता है। कोई ऐसा जो अपने आप में ही एक नशा है, और उसी नशे का नशा अब इस माफिया के सर चढ़ा है। ये रात महज रात नहीं, बल्कि इश्क और जुनून की एक नई दास्तान का आगाज है।
ये रात महज रात नहीं बल्कि मेरी जुनूनी मोहब्बत की शुरुआत है। इतना कहकर अधिराज अपनी आंखें बंद कर वही आकर्षक विसल बजाने लगा जिसमें आज बेरहमी और हैवानियत की जगह बेहिसाब जुनून और दीवानगी झलक रही थी। जुनून की शुरुआत तो हो चुकी है, अब न जाने इस जुनून का असर हमारी शब्दों की मलिका के दिल पर कैसा होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। राधे राधे।